स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक गोल्डन के पीवाईक्यू के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू में केमिस्ट्री को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का देखिए यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 381 है इस बुक में, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को करने वाले हैं, जो कि होने वाला है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन परमाणु संरचना चैप्टर में 36 है। कितना है? 36। तो आइए देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 36 हो गया। ठीक है, तो आइए पहला लेक्चर, पहले तो पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लें, उसके बाद फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पर किरणन प्रयोग के लिए लगभग 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 के डैश मोटी सोने की पट्टी का इस्तेमाल किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पत्ती का पन्नी का इस्तेमाल किया था। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1000 परमाणु। ठीक है, 1000 परमाणु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 परमाणु हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है 1789 में 1789 में एंटोनी लॉरेट लेबोजियर, ठीक है, 1789 में एंटोनी लॉरेट लेबोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? 1789 में एंटोनी लॉरेट लेबोजियर का रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ आए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। आगे बात करते हैं कि आगे चौथा क्वेश्चन देखें तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत डैश प्रतिशत कितना होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है? तो 25% होता है। कितना होता है? 25%। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा, देखिए चौथा हो गया ना, हाँ चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि किस संख्या को अवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाड्रो के नाम पर रखा गया था? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो किस संख्या को अवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाड्रो के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। आगे छठा सवाल देखते हैं कि एक परमाणुक अणु की पहचान कीजिए। एक परमाणुक अणु की पहचान कीजिए। तो वो हो जाएगा हीलियम। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है कि 1811 में आयतनों के संयोजन पर गे लुसैक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणुीय परिकल्पना का मिलान किसने किया था? 1811 में आयतनों के संयोजन पर गे लुसैक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणुवीय परिकल्पना का मिलान किसने किया था? तो ये हो जाएगा अमेदियो अवोगाड्रो। किसने? अमेदियो अवोगाड्रो ने किया था। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आठवां क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो नियोन साइन बल्ब। कौन सा हो जाएगा? नियोन साइन बल्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला नौवां सवाल देखते हैं कि परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है? परमाणुकता के संदर्भ में क्या बोलते हैं कि आर्गन एक परमाणुक है। ठीक है, एक परमाणुक। ठीक है, 10वां सवाल देखें। 10वां सवाल है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा
डाल्टन, किसने? डाल्टन ने किया। 11वां सवाल देखते हैं फटाफट। 11वां सवाल पे चलते हैं हम लोग। 11वां सवाल यहाँ पे रहा कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन से हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गया। आगे बात करते हैं कि 12वां सवाल है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। ठीक है, आगे बात करते हैं 13वां सवाल देखिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति परितः, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डैश गति करती है। तो ये हो जाएगा कक्षीय। ठीक है, कक्षीय। आगे बात करते हैं कि 14 नंबर सवाल को देखें। 14 नंबर सवाल, ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखें तो कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भारत भार कितना होता है? कार्बन के 1 मोल परमाणु का भारत भार कितना होता है? तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। आगे देखते हैं सवाल। 15वां सवाल है कि जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब डैश बनता है। ठीक है, जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब डैश बनता है। तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि धनावेशित हीलियम आयन। ठीक है, धनावेशित हीलियम आयन बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 16वां सवाल देखें। 16वां सवाल, ठीक है, 16वां सवाल है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में तथा 6 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में उपस्थित है तो परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो इसका हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि Fe नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये हो जाएगा 24। कितने हो जाएंगे? 24। देखते हैं अगला सवाल। 19 नंबर सवाल है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं 19 नंबर सवाल देखें। 19 नंबर सवाल, ठीक है, 19 नंबर सवाल कहाँ है भाई? 19 नंबर सवाल हो गया। 20 नंबर सवाल, 19 नंबर हो गया क्या? हाँ, 19 नंबर तो हो गया। 20 नंबर सवाल देखते हैं फटाफट। ठीक है, 20 नंबर सवाल क्या है कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है, क्रोमियम, ठीक, क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका होगा 2s2 3p6 3d5 और 4s1। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 21वां सवाल है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में क्या न्यूट्रॉन की संख्या होती है? हाइड्रोजन की एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितना होता है? 0 होता है, 0। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 22वां सवाल है यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? ठीक है, तो क्रमशः कितना हो जाएगा? 10 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 13। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे बात करें तो अगला सवाल क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्क्षेपण होता है, जब इसमें क्या होता है कि जब इसमें गर्म क्या होता है कि जब ये गर्म करते हैं या विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इलेक्ट्रॉनों का उपयुक्त वेग से टकराव कराते हैं, उपयुक्त आंसर होगा डी, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरता है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर जब गिरता है तो डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एक और पढ़िए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्क्षेपण होता है, जब इस पे क्या होता है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कणों के वेग की द्वैती प्रकृति रखता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात करें तो 25वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरण के लिए असत्य है? तो गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा कम शक्ति। ठीक है, कम शक्ति ये गलत है। वैसे प्रकाश की चाल में गति
परावर्तन और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, ये सही है। कम शक्ति एक्स किरण के बारे में असत्य बात क्या है कि कम शक्ति, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करते हैं 26 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 26 नंबर सवाल को देखें तो 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि 26 नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल कहता है कि किसी एक तत्व के सभी समस्थानिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये क्या कहते हैं, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संभारिक होते हैं। संभारिक क्या होता है, ठीक है, तो संभारिक होते हैं समभारिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 28 नंबर सवाल को देखें जल्दी से। ठीक है, 28 नंबर सवाल ये रहा, किस परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। यह नियम होता है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है, यह नियम कौन सा है, तो यह है पाउली का अपवर्जन। क्या है, पाउली का अपवर्जन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 29 नंबर सवाल है कि गलियों में मरकरी तथा सोडियम की लैंपें जलती है क्यों जलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 30 नंबर सवाल को देखें जल्दी से। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, 30 नंबर सवाल करता है कि धनायन किस प्रकार होते हैं, धनायन किस प्रकार बनते हैं, धनायन किस प्रकार बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनता है। आगे बात करते हैं 31 नंबर सवाल है, पहचानिए कि आयनीकरण ऊर्जा के बारे में दिए गए कथन सत्य हैं या गलत। कथन 1 है, ये है कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा जो गैस चरण में परमाणुओं के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। कथन बी है, आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल कथन ए सत्य है। ठीक है, कथन ए सत्य है सिर्फ। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कौन सा होगा, 31 हो गया ना, 32 नंबर सवाल को देखना है। तो 32 नंबर सवाल है कि 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है। 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है, तो इसका हो जाएगा आंसर n=4, l=3, m=1 और s=+1/2। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये दिया गया द्रव्यमान अपन मोल द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान अपन मोल द्रव्यमान इंटू अवोगाड्रो संख्या, निम्न में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है, तो इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान गिवन मास अपन मोलर मास इंटू अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं कि 34 नंबर सवाल क्या है, 34 नंबर सवाल है कि कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगैंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल्स के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी ऑर्बिटल के विभाजन के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। ठीक है, तो कौन सा है भाई, तो ये हो जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा, 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल है कि परमाणुओं में क्षणिक ध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक ध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी 500 pm ठीक है पर परिचालित होती है। बात करते हैं परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी 500 pm पर परिचालित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं कि लंदन परिक्षेपण बल। ठीक है,
लंदन डिस्पर्जन फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 36 नंबर सवाल यह है कि कागज़ की सीट, ठीक है, कागज़ की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रि-आयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूत्र का नाम है डैश वेज सूत्र, डैश वेज फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला सवाल कौन सा हो जाएगा? अगला सवाल हो जाएगा 37 नंबर सवाल। ठीक है, अगला सवाल है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल कहाँ? 36। ठीक है, 36 के बाद हो गया ख़त्म। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।